हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। चैप्टर चल रहा है 4th, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं उसके यौगिकों पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में नए टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर आए थे, स्ट्रक्चर देखा था हमने, इलेक्ट्रॉन डॉट, जिसमें कि हाइड्रोजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा H2S और H2O पर हमने देखा। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर देखी थी हमने। लास्ट सेशन में कार्बन के अपरूप यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखे, जिसमें 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पर बात की, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन पर। ठीक है ना, ये तीनों हमने देखी थी। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, यानी कि वर्सटाइल नेचर क्या होता है, वो देखा, जिसमें कि दो उसके नेचर होते हैं, या दो उसमें क्या होती हैं, आप बोल सकते हैं कि विशेषताओं के कारण उसमें ये सर्वतोमुखी प्रकृति देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें हमने कैटिनेशन पर बात की। एंड द सेकेंड वन इज टेट्रावेलेंट नेचर। ओके, यानी कि चतु संयोजकता है और साथ ही श्रृंखलन का गुण है। श्रृंखलन का गुण क्या कहता है कि कार्बन जो है वो कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाएगा, और बंध कैसा होगा, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन वो कार्बन के साथ ही जुड़ रहा है, कार्बन के ही किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ रहा है, तो इस प्रकार से वो श्रृंखला बना रहा है, और उसी के कारण उसके नंबर ऑफ एटम्स हमें नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमें दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं ना, जिनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला। अगर इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसीलिए उनके लिए केमिस्ट्री में स्पेशल अलग ब्रांच रखी गई है, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। समझ रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ कार्बन से बने हुए कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सी बात। तो उतनी बड़ी संख्या में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके बनने के पीछे का रीजन क्या है? उनके बनने का पीछे का रीजन यही है कि कार्बन का एक वर्सटाइल नेचर होता है, सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। वो सर्वतोमुखी प्रकृति किसके कारण है? वो इसी के कारण है कि एक तो वो कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ रहा है, अपनी संयोजकता को सेटिस्फाई करने के लिए, आप बोल सकते हैं, और दूसरा उसका जो टेट्रावेलेंट नेचर है, यानी चतु संयोजी प्रकृति जो है, चार उसकी संयोजकता है। टेट्रा वर्ड 4 के लिए आता है, चतु का मतलब भी चार होता है, तो चार उसकी संयोजकता है, और चार संयोजकता अपनी चार वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए या फुलफिल करने के लिए उसको अदर एलिमेंट्स के एटम के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ती है, बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, और इसी बॉन्डिंग के कारण आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसको हमने बहुत अच्छे से देखा था। कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावेलेंट नेचर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स पे हम लोगों ने बात की थी, जिसमें एलिफेटिक, आपका अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और एल्काइंस, जिसके अंदर सैचुरेटेड पे बात की, जिनमें हमने एल्केन्स को पढ़ा। अनसैचुरेटेड के अंदर एल्कीन और एल्काइंस को हमने यहाँ पर पढ़ा था, उनका जनरल फॉर्मूला देखा। अलग अलग कंपाउंड्स हमने यहाँ पर उनके देखे थे। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स पर बात हुई थी। और आइसोमेरिज्म एक नया टॉपिक है। आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। अब समावयवता क्या होता है? ठीक है ना, समावयवता या आइसोमेरिज्म बेसिकली आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको बता रहा है कि गिवन कंपाउंड में कितने एटम्स हैं किस एलिमेंट के। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही बताता है आपको, है ना। जैसे आपने बोला, सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। ठीक है, तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, MF। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 आपको क्या बता रहा है कि कार्बन इसमें 4 है और हाइड्रोजन इसमें 10। सिंपल। अब एक समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले, क्या बोला मैंने, एक समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस केस में सेम होंगे। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन 10 होंगे, तो वो कितने कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं? समझ रहे हो, ये C4H10 सिंपली हम जानते हैं कि ब्यूटेन होता है। ठीक है, अब ब्यूटेन के अतिरिक्त ऐसे कितने कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन आपको मिले? समझ रहे हो,
क्या बोला मैंने? हमें पता है C4H10 ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन के अलावा और कितने कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनमें C4 ही हो और H भी आपका 10 ही हो? तो वो जितने कंपाउंड्स और होंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, वो इसके क्या कहा जाएंगे? आपका समावयवी कहे जाएंगे। और इस पूरी टर्म को समावयवता कहा जाता है। सिंपल सी, ठीक है। तो कोई भी आपका कंपाउंड या कोई ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, उनको एक दूसरे के समावयवी कहा जाता है और इस पूरी क्रिया को आपका समावयवता कहा जाता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी आणविक जो सूत्र है वो समान है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। यानी C4H10 आपका पास एक ब्यूटेन है और C4H10 एक दूसरा कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होगा वो ब्यूटेन से बिल्कुल ही अलग है। एंड प्रॉपर्टीज और गुण भी आपके क्या होंगे? अलग होंगे। ओके, आर नोन एज आइसोमर्स। तो उनको क्या कहा जाता है? एक दूसरे के आइसोमर्स कहा जाता है, यानी समावयवी, जिन्हें हम बोल रहे थे। एंड द फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ओके, और उस फेनोमेना को या उस टर्म को क्या कहा जाता है? आपको उस घटना को क्या कहा जाता है? समावयवता कहा जाता है। सिंपल सी बात। समावयवता वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। यदि समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी, इसका अर्थ है कि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल जाएगा और जिसमें उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, उसी को समावयवता आपका कहा जाता है। सिंपल सी, समझ रहे हैं? तो ये आइसोमेरिज्म हो गया यहाँ पर, और आइसोमर्स क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। पहले ये आप कर लेंगे, देन हम कंपाउंड पर आएंगे जो ब्यूटेन है। चलिए, तो यहाँ पर ब्यूटेन जो कंपाउंड मैंने आपको दिया है उसके बारे में आप बताएंगे। 2 प्रकार के आइसोमर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या देखने को मिलता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेसिकली ये होते हैं कि आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, चेन की में कार्बन एटम्स कितने हैं उसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में आपका डिफरेंस आ सकता है, पोजीशन में आपका डिफरेंस आ सकता है कि कोई ग्रुप 1 पे था, दूसरे वाले में 2 पे है, तीसरे में 3 पे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार से आपको डिफरेंस दिख रहा है तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। नाउ व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिकली वो कंपाउंड का अरेंजमेंट कैसा है एटम का, वो आपको देखने को मिलता है और उस अरेंजमेंट में डिफरेंस अगर है, अब 2 कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हो समावयवता में, सिंपल सी बात है, और एक कंपाउंड का अरेंजमेंट कुछ अलग प्रकार का है, दूसरे का कुछ अलग प्रकार का है, लेकिन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आणविक सूत्र है, वो समान है दोनों का। तो उस केस में उनमें आइसोमेरिज्म तो है लेकिन स्ट्रक्चरल नहीं है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, क्योंकि उनमें एटम जो है वो सेम है, पोजीशन उनकी सेम होगी, बस उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। समझ रहे? एग्जाम्पल देखेंगे अभी तो समझ आएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लिखिए, सेम कनेक्टिविटी but differ in arrangement of atom. Differ in the arrangement of their atoms in space. ठीक है, चलिए
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम ब्यूटेन का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ब्यूटेन हमारे पास क्या है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। 4 कार्बनों से आपके 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। इसमें 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे 3? क्योंकि कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, इसको भी 4 करनी है तो इसमें 2 और आ जाएंगे, ठीक है। इसको भी 4 करनी है तो इसमें 2 और आ जाएंगे, इसको 3 और करने हैं पूरे। देखो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यस। चलिए, तो ये ब्यूटेन हो गया, जिसको एन ब्यूटेन भी आपका कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम सपोज इस कार्बन को यहां से यहां रख दें, इस वाले कार्बन पे रख दें, हाइड्रोजन के स्थान पे ये कार्बन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला कार्बन ये है, ये सेकंड आपका कार्बन है। इस कार्बन से भी हम एक कार्बन जोड़ दें अगर, तो तब क्या होगा? अब बाकी कार्बन और हाइड्रोजन लगाओ। एक कार्बन ये था ही ऑलरेडी यहाँ पर, अब इनसे सारे हाइड्रोजन लगा दो। इस पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस पे 1 आएगा, इस पे 3 आएंगे, ठीक है। और इस पे भी आपका कितने आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपके 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 आपके हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। वहां पर हमें एक 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन मिल रही थी, सीधी श्रृंखला मिल रही थी, और बाकी आपका कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हुए थे कार्बन से। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें ब्रांच में आपको एक मिथाइल ग्रुप मिलता है, यानी CH3 मिलता है, जो कि सेकंड नंबर के कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, संरचनात्मक समावयवी हैं एक दूसरे के। इसको जहां पर एन ब्यूटेन कहा जाता है, वहीं इसको आइसोब्यूटेन कहा जाता है, ठीक है। बोलो, इसको एन ब्यूटेन कहा जाता है और इसको आइसोब्यूटेन कहा जाता है, ठीक है। नोट करो, फिर हम स्टीरियो का एग्जांपल देखते हैं। चलिए स्टीरियो का एग्जांपल देख लेते हैं। स्टीरियो का एग्जांपल ले लो आप। आपके पास ब्यूटूइन है, सपोज क्या है? ब्यूटूइन, ठीक है ना। ब्यूटूइन किस प्रकार से लिखा होगा? ठीक है, ये ब्यूटूइन है। अब यहाँ पर देखो ब्यूटूइन अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टू कहाँ से आया, इन क्या है। इन तो आपको पता ही है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम इन पढ़ते हैं, जैसे एल्कीन में पढ़ा। ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, ठीक है। चलिए, अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो किस प्रकार से हो सकता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एच एच सी एच सी एच, है ना। और इसी कार्बन से CH3 भी जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से CH3 भी जुड़ा हुआ है। तो एक फॉर्म तो ये हो सकती है कि इस प्रकार से वो कंपाउंड हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? देखो, दूसरा हो सकता है कि आपका इधर H हो, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ H है, ठीक है। तो एक में आपने क्या देखा? कार्बन के एक साइड स्पेस में अरेंजमेंट देख रहे हो ना एटम का, तो एटम का अरेंजमेंट किस प्रकार है? एक साइड आपको हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, एक साइड आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है ना। बॉन्डिंग का इसी कार्बन से है कि इसी कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है, उसी कार्बन से मिथाइल भी जुड़ा है। इसमें भी वही है कि उसी कार्बन से हाइड्रोजन भी है, मिथाइल भी है, लेकिन इसमें क्या हो गया? इसमें अरेंजमेंट चेंज हो गया। पहले आप मानो कि ये वाला प्लेन अरेंजमेंट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है, इसमें कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें क्योंकि आपने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऊपर दिखाए, तो इस प्रकार से समझो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, ठीक है। इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन से भी आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ इसमें कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके। अब आप इसको थोड़ा रोटेट कर लो,
इस कार्बन को आपने रोटेट कर लिया। अब आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, एक हाइड्रोजन ऊपर आ गया, मिथाइल ग्रुप है दूसरे कार्बन का, यहाँ आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ हाइड्रोजन। इस प्रकार से आपने घुमा लिया उसको, समझ रहे हो। तो अरेंजमेंट चेंज हो गया, बॉन्डिंग में चेंज नहीं आया, एटम्स में चेंज नहीं आया, ग्रुप्स में चेंज नहीं आया है, सिर्फ अरेंजमेंट में चेंज आ गया। स्पेस में जो अरेंजमेंट था, जहां आप मिथाइल ग्रुप ऊपर दिखा रहे थे, हाइड्रोजन नीचे दिखा रहे थे, वहीं पर आप क्या हो गया, एक मिथाइल ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। तो यही आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है इसको। और जहां पर आपको ये दोनों एटम एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसको सिस फॉर्म कहा जाता है, सिस ब्यूट टू इन। एंड ये इसको जहां पर ऑपोजिट चले गए हैं उसको कहा जाता है ट्रांस, ट्रांस ब्यूट टू इन। ठीक है, इतना ज्यादा डीप में आपके 10th में है नहीं, पर मैंने आपको बता दिया है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दो। चलिए, ये तो आपने बात कर ली आइसोमेरिज्म पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अभी तो आपने कार्बन और हाइड्रोजन पर बात की, जिनसे बने हुए थे हाइड्रोकार्बन आप जिनको कह रहे थे। क्या कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त भी कुछ एटम उनसे जुड़े होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऐसा होता है कि जो उस हाइड्रोकार्बन की पूरी कार्य प्रणाली को आप बोल सकते हैं कि बदल के रख दे, या फिर कुछ स्पेसिफिक तरह से आपका परिवर्तित कर दे। क्या बोला मैंने, आपके पास हाइड्रोकार्बन था और उस हाइड्रोकार्बन से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ता है, और जो उस हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुण थे या गुण थे उनके, उनको वो बदल देता है। ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। और उन परमाणु और परमाणुओं के समूह को जो ऐसा कर रहे हैं, या जो उस पूरे कंपाउंड के जो रासायनिक गुण हैं या गुण हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको कहा जाता है आपका क्रियात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह, या फिर फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा जाता है बच्चे, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। क्या बोला मैंने, आपके पास हाइड्रोकार्बन था, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन था, जैसे आपके पास था C2H6, ठीक है ना, दो कार्बन सिंगली बॉन्डेड थे और उनसे आपके तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े थे, इस प्रकार। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि सपोज हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप है OH, ठीक है ना, ये यहाँ आता है इस कंपाउंड के पास, और ये क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को हटा देता है, इसका स्थान ले लेता है। तो अब कंपाउंड में क्या होगा, OH होगा इसके स्थान पर, H के स्थान पर, बाकी जगह तो H ही है, बस उस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ गया, OH आ गया। तो क्या इन दोनों के गुण समान होंगे, नहीं होंगे। तो इसके गुण बदले किस वजह से, इसके आने से बदले। और अब जो इस वाले कंपाउंड के, जो ये वाला कंपाउंड है, इसके जो गुणों का निर्धारण है वो कौन करेगा, ये OH ग्रुप करेगा, जो ये OH वर्ग है ये करेगा। और इसी OH वर्ग को, या इसके अतिरिक्त अलग अलग वर्ग होते हैं, एक ही वर्ग नहीं होता है OH में, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। इसके अतिरिक्त जितने भी वर्ग होते हैं जो किसी भी आपके कंपाउंड के या पूरे कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज का वहां पर डिटर्मिनेशन करते हैं या फिर उनका निर्धारण करते हैं, उनको कहा जाता है क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह, या फिर फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो एन एटम, एक एटम भी हो सकता है, जैसे OH यहाँ पर दो एटम थे, अकेला कोई एटम भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स और परमाणुओं का समूह हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटर्मिन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि ज्यादातर अधिकांश केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटर्मिन करेगा, आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो उनको क्या कहा जाता है बच्चे, उनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। प्रकार्यात्मक समूह किसी अणु में उपस्थित परमाणु या बंधों का वह विशिष्ट समूह है जो उस कार्बनिक यौगिक के, या जो भी वो यौगिक है, उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, बोलो, समझ आया, बोलो भाई। मेन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी क्लास के हिसाब से आपके लिए उपयोगी है, हमने उन्हीं पर बात की है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका एक आता है OH,
अल्कोहल समूह भी जिसको सामान्य तौर पर आप कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है आपका COOH, हेलोजन होते हैं आपके FCl, Br और I, ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ओके, ये समूह होते हैं। इनको नोट करेंगे आप लोग, तब हम आगे बात करेंगे इस पे, ओके। मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह, पीछे मैंने प्रकार्यात्मक लिखा है, क्रियात्मक भी आता है कहीं कहीं लिखा हुआ, तो एक ही चीज की बात की जा रही है, ओके। चलिए नोट करिए। Hydroxyl group, all organic compounds containing OH group are known as alcohols. For example, methanol जो कि CH3OH होता है, ethanol CH3CH2OH, aldehyde group CHO, all organic compounds containing CHO group are known as aldehyde. जिनमें भी आपको CHO group दिखेगा ना, उनको aldehyde कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है मिथेनॉल HCHO, इथेनॉल होता है CH3CHO, कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको CO ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, C और उससे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और उसके दोनों साइड फिर आपको एल्काइल समूह दिखे, तो उनको कहा जाता है कीटोन। ग्रुप फ्लैंक्ड बाय 2 एल्काइल ग्रुप्स आर नोन एज कीटोन्स। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर आपको कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, तो ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेन अ कार्बोक्सिलिक group, hence they are also called carboxylic acids. For example, ethanoic acid CH3COOH, propanoic acid CH3CH2COOH, etc. Okay. हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में जुड़ा हुआ है तो उसको आपका क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन भी कहा जाता है। द एल्केन्स इन विच वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्स, एक्स किसके लिए, जनरल हेलोजन के लिए एक्स यूज किया जाता है, आर नोन एज हेलो एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, जिसमें कि आपको फॉर्मूले भी दिए गए, ओके। चलिए, तो ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर था जिसमें हमने यहाँ पर साइंस पे बात की। आने वाले सेशन में हमारा जो भी साइंस का लेक्चर होगा उसमें हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।